अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट उम्मा रुमान। रियल कंडक्टेड इंटरव्यूज़ की जो सीरीज़ है उसमें हमने जो डाटा कंपाइल किया था उसके आज हम क्वेश्चन नंबर 71 टू 100 इनको डिस्कस करने लगे हैं। मतलब आज की वीडियो में हम 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कोशिश करूँगी कि अच्छे से एलैबोरेट करूँ और कम वक्त में आप लोगों को ये डाटा मैं प्रोवाइड करूँ। लेकिन एज़ ह्यूमन मिस्टेक्स भी हो सकते हैं। जितना मुझसे हो सका मैंने रिसर्च की, लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें मज़ीद कुछ ऐड करना था तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए आप टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो क्वेश्चन नंबर 71 है, व्हाट इज़ पिपरा। पिपरा असल में है पब्लिक प्रिक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। पब्लिक प्रिक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ये असल में फ़ेडरल गवर्नमेंट का एक इदारा है जो कि गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी इम्प्रूवमेंट पर काम करता है। जस्ट पब्लिक सेक्टर की इम्प्रूवमेंट पे वर्क करता है, उनको फंडिंग करता है, उनकी आप ऐसे समझ लें कि जो अकाउंटेबिलिटी होती है उस पर वर्क करता है, ट्रांसपेरेंसी पे वर्क करता है और उसकी मैनेजमेंट के हवाले से वर्क करता है। इस तरह के सारे इश्यूज़ जो हैं वो पिपरा के अंडर होते हैं। और अगर हम बात कर लें क्वेश्चन नंबर 72 की, तो सर्वेंट लीडर मींस कि सर्वेंट लीडर क्या होता है। सर्वेंट लीडर लीडरशिप की टाइप्स में से एक टाइप है जिसमें जो सर्वेंट लीडर होता है वो कोशिश करता है कि अपनी जो उसकी होती है ना, ऐसे समझ लें कि जो अपनी ज़ात के हवाले से उसकी जो फ़ायदा होता है वो उसको एक साइड पे रख देता है और वो बेटरमेंट के लिए काम करता है अपने फॉलोअर्स की, अपने सबॉर्डिनेट्स की जो बेटरमेंट है उस पे वो वर्क करता है और अपनी ज़ात को वो भुला देता है। अगर इसकी डेली लाइफ एग्जांपल आपसे मांगी जाए तो सबसे बेस्ट एग्जांपल इसकी है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। उसके अलावा पाकिस्तान में रिसेंटली जो डेथ हुई है ईदी साहब की, ये भी इसकी बेस्ट एग्जांपल हो सकती हैं। और अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट आर कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट क्वेश्चंस। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग को ज़रा आप माइंड में रखें। कन्वर्जेंट होता है डिफरेंट चीज़ों और एस्पेक्ट्स को देखते हुए किसी एक नुक्ते पर अपनी तवज्जो को, अपनी बात को मरकूज़ कर लेना, मतलब इंडक्शन के थ्रू डिडक्शन तक पहुंचना। और डाइवर्जेंट होता है एक नुक्ते से ज़्यादा की तरफ अप्रोच करना, मतलब डिडक्टिव टू इंडक्टिव इसकी अप्रोच है। अब अगर क्वेश्चंस के हवाले से बात कर लें तो ऐसे क्वेश्चंस जो सिर्फ एक आंसर देते हैं, एक आंसर पर जाकर जमा हो जाते हैं, वो होते हैं कन्वर्जेंट क्वेश्चंस। और जो मल्टीपल रिस्पॉन्सेज पर मुश्तमिल होते हैं, एक से ज़्यादा उसके आंसर्स हो सकते हैं, उनको हम डाइवर्जेंट क्वेश्चंस कहते हैं। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें ना, तो जो क्वेश्चंस MCQs वाले होते हैं, मतलब स्पेशली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं, वो कन्वर्जेंट क्वेश्चंस की टाइप्स में आ जाते हैं। और अगर डाइवर्जेंट क्वेश्चंस की बात करें तो जितने भी ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें जो लर्नर है, जो पेपर को अटेम्प्ट करने वाला है, उसकी अपनी सब्जेक्टिव अप्रोच जो है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, वो डाइवर्जेंट क्वेश्चंस की टाइप होती है। और अगर हम ऑब्जेक्टिविटी के बारे में बात करें तो वो कन्वर्जेंट क्वेश्चंस की टाइप में आ जाएगा। क्योंकि जो ऑब्जेक्टिविटी होती है उस उसका मतलब ये होता है कि हमारी अपनी सोच जो है उस पे असरअंदाज नहीं हो सकती। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनमें कन्वर्जेंट थिंकिंग ही कारगर साबित होती है। तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि जितने भी ओपन एंडेड क्वेश्चन हैं वो डाइवर्जेंट की टाइप्स में आएंगे और जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जिनमें से हमने किसी एक आंसर को मुंतखब करना होता है तो वो कन्वर्जेंट थिंकिंग की कन्वर्जेंट क्वेश्चन की टाइप होती है। व्हाट आर इम्पैक्ट्स ऑफ एसएनसी ऑन एजुकेशन, ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 74। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो इसके हवाले से हम पहले वाली वीडियोज़ में भी डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन कुछ फिर मैं आपको बता देती हूँ कि डिस्पैरिटी को रिमूवल करने के लिए यूज़ होती है। स्टूडेंट ज़्यादा कीन लर्नर बन जाते हैं। पाकिस्तान जो है एसएनसी के थ्रू इस काबिल हो जाएगा कि वो न्यू ट्रेंड्स के साथ कोप कर सके। उसके अलावा डेली लाइफ एग्जांपल्स की वजह से स्टूडेंट्स बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस सिलेबस को। और यूनिटी ऑफ नेशन की तरफ है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो जाएगी और हर किसी के पास इक्वल चांसेस होंगे कि वो स्टडी का जो लेवल है उनका सेम होगा, बेशक वो प्राइवेट स्कूल्स हैं या पब्लिक स्कूल्स हैं। उसके अलावा जो गरीब लोग हैं उनको भी इक्वल चांसेस दिए जा रहे हैं अपने बच्चों को हायर लेवल की स्टडीज़ की तरफ मूव ऑन करवाने के लिए। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट डू यू थिंक अबाउट गवर्नमेंट ऑफ PPP, PMLN और PTI। देखें अब ये तो एक सिचुएशनल क्वेश्चन है और इसमें टोटल आपकी सब्जेक्टिव अप्रोच की बात है। तो
तो मैं अपने अप्रोच के बारे में आप लोगों को नहीं बताना चाहती, और मैं आप लोगों को भी यही मशवरा दूँगी कि आप जो हैं, आप जिस भी पार्टी के फॉलोवर क्यों ना हो, आपका लीडर कोई ही क्यों ना हो, लेकिन आपने अपने लीडर की वजह से अपने इंटरव्यू को ख़राब नहीं करना। हो सकता है आप पीटीआई के फॉलोवर हों और जो सामने बैठा हो वो पीपी का हो या फिर पीएमएलएन का हो, तो आपका इंटरव्यू पे उसकी सब्जेक्टिव अप्रोच का असर पड़ सकता है। तो यहाँ बस मैं आपको एक सजेशन दे दूँगी कि आपका जो आंसर है इतना बैलेंस्ड होना चाहिए कि जो पैनल बैठा है उसको ये अंदाज़ा ना हो कि आप कौन सी पार्टी के साथ जो है ख़ुद को लिंक करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया? और कोशिश करिएगा कि जिन-जिन के दरमियान वो आपसे कंपैरिज़न पूछें या जिस भी पार्टी के हवाले से वो पूछें, तो उनके अगर आप अच्छी बातें उनको बताते हैं, तो उनके वीक पॉइंट्स भी उनको ज़रूर बताएँ, ताकि एक बैलेंस्ड आंसर आपका हो जाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 76 है, उसमें भी उन्होंने यही कहा हुआ है कि हाउ विल यू कंपेयर द गवर्नमेंट ऑफ शहबाज शरीफ एंड उस्मान बुज़दार। तो इसमें भी मैं आपको यही मशवरा दूँगी कि आपने इस तरह से करना है कि पहले आपने एडवांटेजेस बता देने हैं शहबाज गवर्नमेंट के, और फिर उस्मान बुज़दार के भी एडवांटेजेस बता देने हैं, और उसके बाद जो है आपने इन दोनों के डिसएडवांटेजेस या इनकी वीकनेसेस जो हैं ये आप लोगों ने बता देनी है। जैसे अगर हम उस्मान बुज़दार की बात करें तो इन्होंने मतलब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को दे रही हूँ, आप लोगों का इससे एग्री करना मस्ट नहीं है। उस्मान बुज़दार की जो गवर्नमेंट है उसमें उन्होंने बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं, पब्लिक सेक्टर्स, उनको डिजिटलाइज्ड किया, और सैलरीज़ में इनका जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनकी सैलरीज़ में इन्होंने इंक्रीमेंट नहीं दिया, बहुत ज़्यादा, बहुत कम ही दिया, अगर दिया भी है तो 2-3 साल तो इन्होंने दिया ही नहीं। और दूसरा, इन्होंने जो है मैनेजमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा वर्क किया है, इनकी मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग रही है, और करप्शन को इन्होंने रिमूव करने के लिए स्टेप्स लिए हैं। कोरोना वायरस के हवाले से इन्होंने जो वर्क किया वो भी काबिल तहसीन है, और अच्छी स्ट्रेटजीज़ इन्होंने अपनाई, कोशिश की, और सेहत कार्ड्स वगैरह इन्होंने दिए, और कोशिश की कि बेटरमेंट की तरफ लाया जा सके। लेकिन इज़ ह्यूमन, इनसे भी मिस्टेक्स हुई, नो डाउट। और अगर हम शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो ये बेनिफिट्स देते हैं वो ये देते हैं कि सैलरीज़ में इंक्रीमेंट, ये इस गवर्नमेंट के हवाले से कहा जाता है कि ये सैलरीज़ में अच्छा इंक्रीमेंट देती है, और जॉब्स ज़्यादा देती है गवर्नमेंट सेक्टर में। और अगर हम देख लें बुज़दार की गवर्नमेंट को, तो उन्होंने जॉब्स जो है बहुत कम दिए हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, तो ये भी उनका वीक पॉइंट हो सकता है। अच्छा, अब ये जॉब्स तो ज़्यादा देती हैं या सैलरीज़ को तो इंक्रीज़ करती हैं शहबाज गवर्नमेंट, लेकिन इनके दौर में इन्फ्लेशन जो है ना वो आसमान तक पहुंच जाती है। इन्फ्लेशन इनकी तकरीबन हर दौर में बढ़ी है, ये इनका वीक पॉइंट है। और इनका प्लस पॉइंट भी मैंने आपको बताया है। उसके अलावा करिकुलम के हवाले से इन्होंने डेवलपमेंट्स भी की हैं अगर माजी में देखा जाए, और इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि इन्होंने बुरे काम किए हैं, लेकिन अच्छे काम भी किए हैं और वीकनेसेस भी हैं। जैसे कि उस्मान बुज़दार की गवर्नमेंट के हवाले से मैंने कहा कि उन्होंने भी अच्छे काम किए, लेकिन वीकनेसेस भी हैं। तो आपने भी अपना इसी तरह से पॉइंट ऑफ व्यू देना है कि आपका एक बैलेंस्ड आंसर होना चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। व्हाट टाइप ऑफ करिकुलम एंड टीचिंग मेट मी, आई थिंक सो, ये मुझसे शायद ना कुछ मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में। मतलब वो ये पूछना चाह रहे हैं कि करिकुलम और टीचिंग मेथड्स जो हैं वो रियलिज़म में कौन से यूज़ होते हैं। तो रियलिज़म के जो टीचिंग मेथड्स हैं, तो पहले हम करिकुलम की बात कर लेते हैं रियलिज़म की। तो ये फ़िज़िकल साइंसेस पे, फ़िज़िकल वर्ड से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये उन पे फोकस करेंगे, जैसे कि साइंस, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, फ़िज़िकल साइंसेस, और फ़िज़िकल फ़िटनेस के हवाले से जैसे हो गए। तो इस तरह के सब्जेक्ट्स पे, इस तरह के करिकुलम पे ये जो है ज़्यादा फ़ोकस करती है फ़िलासफ़ी रियलिज़म की। उसके अलावा अगर मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात करें तो बेसिक रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक पे इसका बहुत ज़्यादा फ़ोकस है। और ज़ाहिर-सी बात है ये फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फ़ोकस करती है, तो फिर इंडक्टिव मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स और फील्ड ट्रिप्स, क्योंकि फ़िज़िकल फिनोमेनाज़ होते हैं फील्ड ट्रिप में, डेमोंस्ट्रेशन मेथड्स, एविएट्स का वर्ड तो रियलिज़म के साथ ही एसोसिएट है, जैसे फील्ड ट्रिप्स के हवाले से कहा जाता है। एविएट्स क्योंकि बच्चे देख के ही सीखते हैं, तो फिज़िकल वर्ड की बात करते ही रियलिज़म है। तो हम नो डाउट कह सकते हैं कि रियलिज़म जो है वो एविएट्स पे बहुत ज़्यादा वर्क करती है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78, प्रैग्मेटिज्म एंड प्रोग्रेसिविज्म आर डिफरेंट, एक्सप्लेन। अच्छा, हम लोग बस यही देखते रहते हैं कि प्रोग्रेसिविज्म और प्रैग्मेटिज्म जो है ये ट्विन फ़िलासफ़ीज़ इनको कहा जाता है, ये बहुत ज़्यादा मिलती-जुलती हैं, लेकिन इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस भी है। प्रैग्मेटिज़्म जो है वो 1870 में आई,
और प्रोग्रेसिविज़म 1890 में आई। अगर इनके जो फाउंडर्स हैं उनकी बात करें तो प्रैग्मेटिज़म के जो फाउंडर है वो चार्ल्स सैंडर्स पायर्स हैं, जबकि प्रोग्रेसिविज़म के जॉन डेवी हैं, हम सबके प्यारे। हाँ, आप लोगों को पता ही होगा, बहुत फेमस है जॉन डेवी। और उसके अलावा जो प्रैग्मेटिज़म है वो ज़्यादातर फोकस करती है यूटिलिटेरियनिज़म पे, ठीक हो गया, एक्सपेरिमेंटलिज़म पे फोकस करती है और प्रैक्टिकलिटी की बात करती है ये। लेकिन प्रोग्रेसिविज़म जो है वो ज़्यादातर सोशल कोहेरेंस की बात करती है और ह्यूमन प्रोग्रेस की बात करती है, ठीक हो गया। ये मेन डिफरेंस है इन दोनों फिलॉसफीज़ में कि प्रैग्मेटिज़म जो है वो यूटिलिटी पे वर्क करती है, प्रैक्टिकलिटी पे वर्क करती है। मतलब ये कहती है कि ट्रूथ इज़ दैट विच वर्क्स, जो चीज़ एट द पिंच ऑफ टाइम हमारे लिए यूज़फुल है वही असल में रियलिटी है अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज़म। लेकिन प्रोग्रेसिविज़म ये कहती है कि सोशल कोहेरेंस होनी चाहिए और ह्यूमन प्रोग्रेस पे जो चीज़ वर्क करेगी दैट इज़ द रियलिटी। मतलब इसका ज़्यादा फोकस प्रोग्रेसिविज़म का ह्यूमन प्रोग्रेस पे है, ठीक हो गया। जितना मुझे पता था मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके अलावा अगर कोई पॉइंट्स आपके माइंड में है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79, डिफरेंशिएट हैक एंड हेड। ये है एक सिचुएशनल क्वेश्चन और आपकी मेंटल एबिलिटीज़ के हवाले से या आपकी इन्फो के हवाले से या आपके जीके के हवाले से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हैक है वो है हायर एजुकेशन कमीशन और हेड मीन्स हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। अब इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? हैक के जो इख्तियारात हैं वो ज़्यादा ब्रॉडर हैं बनिस्बत हेड के, मतलब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के। वो किस तरह से? क्योंकि हैक जो है इसका स्पैन ऑफ कंट्रोल वास्ट है, जबकि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो नैरो है। उसकी वजह बताती हूँ मैं आपको। उसकी वजह ये है कि जितनी भी पब्लिक या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, या हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है हायर एजुकेशन के लिए ऑल ओवर द पाकिस्तान। मतलब पूरे पाकिस्तान में जो हायर एजुकेशन कमीशन है, बेशक वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, उसमें हायर एजुकेशन पे वर्क करने का काम जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन के अंडर है। जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो हायर एजुकेशन कमीशन ने ही लेने होते हैं। लेकिन जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है ये स्पेसिफिकली जस्ट कॉलेजेस के हवाले से है, और इसमें जस्ट जो एक प्रोविंस के डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके हवाले से इसके पास अथॉरिटी है। ये एक डिपार्टमेंट है, जैसे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो मैट्रिक तक एजुकेशन के हवाले से ज़िम्मेदार है, और वो भी जस्ट पब्लिक स्कूल्स का, मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स का। इसी तरह से जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो जस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस के हवाले से रिस्पॉन्सिबल है, जबकि हैक का स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो ज़्यादा ब्रॉडर है, ठीक हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर 80, डिफरेंशिएट प्लानिंग, स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी। अब सबसे पहले हम प्लानिंग की बात कर रहे थे। अगर हम इन तीनों का कंपैरिजन करें तो जो प्लानिंग है वो ब्रॉडेस्ट है, स्ट्रेटजी जो है वो ब्रॉडर है, और पॉलिसी जो है वो ब्रॉड है। लेकिन स्ट्रेटजी में बहुत सारे प्लान्स ऐड हो जाते हैं, ये आपने माइंड में रखना है। और प्लानिंग और स्ट्रेटजी को मिक्सअप नहीं करना। प्लानिंग जो है वो एक प्रोसेस के हवाले से बात है कि एक प्लान के ऊपर वर्क, एक प्रोसेस, मतलब कोई एक स्पेसिफिक वर्क आपने करना है और उसके बारे में आपने पूरे प्रोसेस का एक सीक्वेंस बनाना है, तो वो होगी आपकी प्लानिंग। मतलब अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो हम ये कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्लान्स। मतलब कोई स्पेसिफिक वर्क आपने कंप्लीट करना है, आपको कोई टास्क दिया गया है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, या आप खुद से उसको परफॉर्म करना चाहते हैं, तो प्लानिंग ये होगी कि आप एक लाहे अमल तैयार करेंगे कि आपने वर्क किस तरह से करना है, ठीक हो गया। ये है आपकी प्लानिंग जो कि लाहे अमल है, उर्दू में हम इसको लाहे अमल कहते हैं, और ये की जाती है डेवलपमेंट के लिए। ये तो हो गई प्लानिंग, मतलब किसी भी वर्क स्पेसिफिक फिनोमेना की डेवलपमेंट के लिए जो एक प्रोसेस तैयार किया जाता है उसको प्लानिंग कहते हैं। लेकिन अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें तो ये हमें बताती है कि किसी भी काम को करने के लिए कौन सा प्लान ज़्यादा बेहतर है, या काम के दौरान किस वक्त कौन से प्लान को इस्तेमाल करना है। मतलब ये बहुत सारे प्लान्स को मिला के तरतीब दी जाती है स्ट्रेटजी, और ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा प्लान पहले यूज़ करेंगे और कौन सा बाद में। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो हम कह सकते हैं द टोटल प्लान ऑफ एक्शन, आर्ट ऑफ प्लानिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म। अब आपने ये देखा होगा कि जो प्लानिंग है वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, लेकिन जो स्ट्रेटजी है ये लॉन्ग टर्म के लिए, इसमें बहुत सारे प्लान्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पॉलिसी की। जो पॉलिसी होती है ये असल में एक रास्ता होता है, एक कोर्स होता है, प्रिंसिपल्स होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होता है पॉलिसी के। मतलब
ऐसे असूल और ज़वाबित बना दिए जाते हैं जिसके ऊपर अमल करते हुए हमने अपने स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करना होता है, हमने अपने गिवन काम को पूरा करना होता है उन असूलों को मद्देनज़र रखते हुए। ठीक हो गया। अगर इसकी मैं आपको एग्जांपल दूँ तो एजुकेशनल पॉलिसीज़ इसकी बेस्ट एग्जांपल्स हैं। मतलब पॉलिसी एक गाइडलाइन होती है कि आपने कौन-कौन से अवामिल को मद्देनज़र रखते हुए किस काम को किस तरह से सरअंजाम देना है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में इंग्लिश में बात करें तो हम कह सकते हैं इट इज़ अ कोर्स और अ गाइडलाइन और अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स फॉर अ स्पेसिफिक एक्शन। ठीक हो गया। अब मैं एक बार अगेन इनका कंपैरिजन दे देती हूँ कि जो प्लानिंग है वो किसी काम को करने के बारे में जो मेन स्टेप्स होते हैं उसके प्रोसेस का नाम है। स्ट्रेटजी जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है और इसमें एक से ज़्यादा प्लान्स होते हैं और ये बताती है कि हमने कौन से प्लान को किस स्पेसिफिक सिचुएशन में इस्तेमाल करना है। जबकि पॉलिसी जो है वो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, वो सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं उस काम को सरअंजाम देने के लिए। ठीक हो गया। होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। और इसके बाद हम देख लेते हैं डिफरेंशिएट लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। जी ये क्वेश्चन जो है ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से। नहीं, उससे पहले क्वेश्चन है कमेटी एंड कमीशन। कमेटी एंड कमीशन का जो क्वेश्चन है तो कमीशन जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिनको कोई ड्यूटी असाइन की जाती है कि आपने ये स्पेसिफिक काम करना है। वो 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। मतलब कमीशन जो है एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीपल का ग्रुप है जिनको एक स्पेसिफिक ड्यूटी दे दी जाती है और उनमें से किसी एक को लीडर बना दिया जाता है। ठीक है, ये तो होता है कमीशन। कमीशन जो है स्पेशली इसलिए अक्सर फॉर्म किया जाता है कि किसी भी फिनोमिना के हवाले से वो अपने इंटरेस्ट जो है वो शेयर कर सकें और रिपोर्ट तैयार कर सकें कि जिस स्पेसिफिक काम के बारे में इन्वेस्टिगेट करना है उसकी क्या प्रोग्रेस है। ठीक हो गया। या ये इस चीज़ के हवाले से भी बात करता है कमीशन के नेक्स्ट हमने जो काम करना है नियर फ्यूचर में उसके हवाले से क्या क्या लाई अमल हम तैयार कर सकते हैं। मतलब क्या पॉलिसी हम बना सकते हैं, क्या स्ट्रेटजीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, किस तरह की हमारी प्लानिंग होगी, ये सब कुछ कमीशन करता है। ठीक हो गया। और अगर हम कमेटी की बात करें तो कमेटी जो है असल में ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि अपने इंटरेस्ट शेयर करते हैं आपस में और ये एक से ज़्यादा दिनों तक चलती रहती है। ठीक है। अब देखें कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कमेटी बना दी गई है जो ये डिसाइड करेगी कि जी हमने ड्रॉप आउट को किस तरह से कम करना है। अब वो कमेटी जो है उसके मेंबर्स अपने अपने व्यूज़ उस पे देंगे। ठीक है। और फिर एक दूसरे के साथ निगोशिएट करेंगे, एक डिबेट चलेगी, उसके प्रॉज एंड कॉन्स पे बात होगी, कुछ उसके हक़ में बोलेंगे, कुछ उसके मुखालिफ बोलेंगे और एंड में फिर किसी एक नुक्ते पे पूरी कमेटी जो है वो जमा हो जाएगी कि हाँ जी हमने इस काम को इस तरह से करना है। ठीक हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं जी डिफरेंशिएट लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ये जी है क्वेश्चन नंबर 83 नहीं 82 सॉरी। तो लॉ जो है वो असल में एक सिंगल रूल होता है गवर्नमेंट जो कि बनाती है अपनी अवाम की वेलफेयर के लिए। अगर हम इसको इंग्लिश में डिफरेंशिएट करें तो हम कहेंगे इट इज़ अ सिंगल रूल दैट इज़ मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स। लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तमाम रूल्स होते हैं जो एक डॉक्यूमेंट की शेप में होते हैं और ये किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट को चलाने के लिए यूज़फुल प्रूव होते हैं। होपफुली आपको कमीशन और लॉ का डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम देख लेते हैं क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 83। अब जो क्वालिटीज़ ऑफ गुड टीचर हैं वो तो कुछ भी हो सकती हैं, आप अपने हवाले से कुछ भी बता सकते हैं। मतलब टीचर को एंथुसियास्टिक होना चाहिए, नई चीज़ों को सीखने के लिए उसके अंदर ज़ील एंड ज़ेस्ट होना चाहिए। उसके अलावा उसको अपने सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए। मतलब जो नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स हैं आप उन सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हैं इस क्वेश्चन के हवाले से। और आप ये बता सकते हैं कि उसको टीचिंग मेथडोलॉजीज़ का पता होना चाहिए, उसको बच्चों की साइकी का पता होना चाहिए, उसको अच्छी स्ट्रेटजी बनानी आती हो, उसको टेक्निक्स का इल्म हो, उसको टैक्टिक्स का पता हो, वो हार्ड वर्कर हो, वो हेल्पर हो, वो फैसिलिटेटर हो, वो स्टूडेंट्स की साइको को समझ के और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करो। इस तरह से आप बहुत सारे पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं जी क्वालिटीज़ ऑफ अ लीडर।
अगर हम बात करें लीडरशिप की क्वालिटीज़ की, तो हम कह सकते हैं कि एक लीडर की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, वो करेजस हो, वो रिस्पेक्टफुल हो, वो सिंसियर हो, कॉन्फिडेंस हो उसके अंदर, गोल ओरिएंटेड हो, क्रिएटिव हो, इंटेलिजेंट हो, ऑनेस्टी हो उसके अंदर, डिसीजन मेकिंग हो। इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल प्रॉब्लम्स। अब सोशल प्रॉब्लम्स और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, तो हम इनको एक साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। जो सोशल प्रॉब्लम होती है असल में वो एक प्रॉब्लम, वो एक ऐसा फिनोमिना होता है या ऐसी सिचुएशन होती है जो कि फेस करनी पड़ती है एक पूरी कम्युनिटी को, एक पूरी सोसाइटी को। ये ऐसा इशू होता है जो पूरी सोसाइटी फेस करती है, सोशल प्रॉब्लम्स। लेकिन जो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि एजुकेशन के डिपार्टमेंट को या एजुकेशनल प्रोसेस के दौरान लर्नर या टीचर या स्टेक होल्डर्स को बेयर करनी पड़ती हैं। अब अगर हम एग्जांपल की बात करें सोशल प्रॉब्लम्स की, तो हम कह सकते हैं कि सोशल प्रॉब्लम्स हैं जैसे हमने कोरोना के साथ डील किया, या इन्फ्लेशन के साथ डील करना, या पुअर इकोनॉमी के साथ डील करना, ये सोशल प्रॉब्लम्स में हो जाएगा। उसके अलावा चाइल्ड अब्यूज़ की अगर हम बात कर सकते हैं, और अगर एजुकेशनल प्रॉब्लम की बात करें तो हम कह सकते हैं कि पुअर लर्निंग, लेक ऑफ एविएट्स, या लेक ऑफ बजट, या हम ड्रॉप आउट की एग्जांपल दे सकते हैं, और इस तरह की चीज़ों के एग्जांपल हम दे सकते हैं जो कि एजुकेशन से रिलेटेड हों। जैसे आजकल जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेंगू से परेशान है। ठीक हो गया, ये तो हो गई जी एक डेली लाइफ एग्जांपल। अब हम देखते हैं जी, व्हाट डू यू नो अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जी ये समझने की बात है, ये एक असल में समरी होती है जो कि मेजरमेंट होती है, मेजरमेंटल डाटा होता है। इंडेक्स का जो वर्ड है वो आपको खुद ही बता रहा है कि मैं मेजरमेंटल डाटा हूँ। ठीक हो गया, यानी जिसको हम मैथमेटिक्स में डिस्क्राइब करते हैं। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है असल में ये एक समरी होती है जो ये बताती है हमें, ये इंडिकेट करती है कि एक कंट्री में जो उसकी पॉपुलेशन है उसके हवाले से उस कंट्री की अचीवमेंट कैसी रही। जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ के हवाले से अगर हम डाटा इकट्ठा करें, तो जो उस कंट्री की जो पॉपुलेशन है, उस वो हेल्थ के हवाले से कितने परसेंट तक रही। ठीक हो गया, या कितने पॉइंट्स तक रही। मतलब मैंने तो आपको एग्जांपल हेल्थ दे दी है ना, लेकिन जो ओवरऑल डेवलपमेंट होती है ना पॉपुलेशन के हवाले से, मैसेज के हवाले से, आम आवाम के हवाले से, उसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो अगर उनके हवाले से हम डिस्कस करें, तो अगर हम 2030 तक ये सारे गोल्स अचीव कर लेते हैं, और उसके हवाले से हम अपनी कंट्री का इंडेक्स निकालते हैं, और वो अप टू द मार्क है, तो हम कह सकते हैं कि हम फ्लोरिश्ड कंट्रीज़ में से हैं। ठीक हो गया। अब ये रिपोर्ट जो है ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, ये हर साल पूरी दुनिया की ही कलेक्ट की जाती है, और उसके बाद रैंकिंग दी जाती है हर कंट्री को। तो इस वक्त सबसे टॉप पे जो है वो नॉर्वे है, अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ या रिपोर्ट ऑफ 2022। ठीक हो गया। तो टॉप पे नॉर्वे है, जिसका है जो इंडेक्स है उसका वो है 0.957, जो कि हाईएस्ट माना जाता है। ठीक हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें उन्होंने ये पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ HDI ऑफ पाकिस्तान, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ पाकिस्तान। तो अगर हम 2022 के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, तो पाकिस्तान का है 0.557, जो कि मीडियम तस्वर किया जाता है। और हमारा हमसाया मुल्क जो है इंडिया, उसका इंडेक्स है 0.645। ठीक हो गया, मतलब पाकिस्तान से उनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो बेटर है। ठीक हो गया। और अगर हम बात करें कि ये कौन सी रिपोर्ट है, आपसे ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है इंटरव्यू में कि ये कौन सी रिपोर्ट थी, तो 189th रिपोर्ट है 2022 में जो कि बनाई गई। ठीक हो गया। जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने आप लोगों से शेयर कर दी इसके हवाले से। अब हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 89। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, स्पीक ओवर इट 2 मिनट्स। तो 2 मिनट तक आप, ज़ाहिर है वीडियो लंबी हो जानी है, मैं 2 मिनट तक तो नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं थोड़ी सी आपको एग्जांपल्स दे दूँगी कि मतलब अगर हम इसमें कोट कर दें अरिस्टोटल की एजुकेशन वाली डेफिनेशन, तो हम कह सकते हैं कि एजुकेशन इज़ द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। तो उसमें साउंड बॉडी का जो वर्ड है वो इंडिकेट कर रहा है कि हमारी लर्निंग के प्रोसेस के लिए भी साउंड बॉडी का होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा हमारी हेल्थ के लिए साउंड बॉडी का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर हमारे हेल्थ इश्यूज़ हम कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं, तो हम इस काबिल हो सकते हैं कि हम अपनी एजुकेशन के मयार को भी बेहतर कर सकें। उसके अलावा हम इसमें सजेशंस दे सकते हैं कि हम अपनी हेल्थ को किस तरह से बेटर कर सकते हैं। हम प्रिकॉशंस बता सकते हैं कि हमें कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए, एंड सो ऑन।
ठीक हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल एजुकेशन। अब यूनिवर्सल एजुकेशन को लोग अक्सर कहते हैं कि ये EFA मीन्स एजुकेशन फॉर ऑल है। आपने इन दोनों को बिल्कुल मिक्स नहीं करना, ठीक हो गया। EFA एक अलग मूवमेंट है, जबकि यूनिवर्सल एजुकेशन एक अलग पर्सपेक्टिव है, ठीक हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग, यूनिवर्सल एजुकेशन के अकॉर्डिंग, जो सारी दुनिया के लोग हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर एजुकेशन, ठीक हो गया। मतलब जो यूनिवर्सल एजुकेशन है उसके मुताबिक द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू हर मैसेज, टू इट्स पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक हो गया। अभी मतलब हर कंट्री अपने लोगों में एजुकेशन की इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने की ज़िम्मेदार है, ठीक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मतलब अमीर गरीब की नहीं होगी तकसीम, अच्छे बुरे की तकसीम नहीं होगी, अर्बन एंड रूरल की तकसीम नहीं होगी, सेक्ट्स की नहीं होगी, रिलीजन्स की नहीं होगी, किसी हवाले से भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होगी। लेकिन अगर हम EFA एजुकेशन फॉर ऑल की बात करें तो ये असल में एक मूवमेंट है जो कि यूनेस्को ने स्टार्ट की थी। यूनेस्को मीन्स यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक हो गया। और इसने असल में ये मूवमेंट इसलिए स्टार्ट की थी कि पूरी दुनिया के बच्चों की जो नीड्स हैं एजुकेशन के हवाले से उसको मीट अप किया जा सके, ठीक हो गया। तो ये बेसिक डिफरेंस है यूनिवर्सल एजुकेशन एंड एजुकेशन फॉर ऑल में। अब हम देखते हैं जी व्हाट इज़ आर्टिकल 25A। अगर पाकिस्तान की 18वीं तरमीम की बात की जाए तो 25A का जो आर्टिकल है उसमें ये इस बात को तस्लीम किया गया था पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कि गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम एज 5 टिल 16। मतलब जितनी भी प्री एजुकेशन है उससे लेके और सेकेंडरी एजुकेशन तक एजुकेशन प्रोवाइड करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी होगा, ठीक हो गया। उसके बाद देख लेते हैं हु वाज फाउंडर ऑफ आइडियलिज्म। तो ये सीधी सी बात है कि प्लेटो है। अच्छा, मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ आपको सारी फिलॉसफीज़ के फाउंडर्स का, ताकि आपको रिकॉल हो जाए एक बार। आइडियलिज्म प्लेटो, रियलिज्म अरिस्टोटल, और प्रैग्मेटिज्म चार्ल्स सैंडर्स पाइस, विलियम जेम्स, जॉन डेवी, किलपैट्रिक, etc। नेचुरलिज्म की बात करें तो रोसो, एग्जिस्टेंशलिज्म की बात करें तो किरकेगार्ड, जॉन पॉल सार्त्रे, कार्ल जेस्पर एंड सो ऑन। और अगर हम एजुकेशनल फिलासफीज़ की बात करें तो हम कह सकते हैं कि पेरिनियलिज्म की हचिन, एडलर, मार्टिन, बेंटिक। इसेंशियलिज्म की बात करें तो विलियम बेगले, कैंडाल, रिकोवर, कॉपरमैन। प्रोग्रेसिविज्म की बात करें तो सिर्फ आप चार्ल्स सैंडर पाइस का नेम नहीं लेंगे, बाकी सारे वही होंगे जो प्रैग्मेटिज्म वाले हैं, मतलब विलियम जेम्स, जॉन डेवी, किलपैट्रिक, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम रिकन्स्ट्रक्शनलिज्म की बात करें तो थियोडोर ब्रैमाल्ड इसके फाउंडर हैं, और पाउलो फ्रेरे ये भी इसके प्रोपोनेंट थे, ठीक हो गया। मैंने एक ओवरव्यू दे दिया ताकि आपको एक बार रिकॉल हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 93 को देखें तो हम कहेंगे कंपेयर इंडक्शन एंड डिडक्शन मेथड। ये तो हम सबका फेवरेट है और सबको ही तकरीबन पता है, इस पे हम बहुत वर्क करते हैं। एक मैं ओवरव्यू दे देती हूँ। इंडक्शन जो है वो बॉटम अप अप्रोच है, और जो डिडक्टिव है वो टॉप टू बॉटम अप्रोच है। इंडक्शन ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होती है, और जो डिडक्शन है वो रीजनिंग से स्टार्ट होती है। इंडक्शन कन्वर्जेंट होती है, डिडक्शन डाइवर्जेंट होती है। इंडक्शन स्पेसिफिक फिनोमिना से स्टार्ट होती है, और डिडक्शन जो है वो जनरल रूल से स्टार्ट होती है, मतलब यूनिवर्सल लॉज से स्टार्ट होती है, ठीक हो गया। इसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज़ माइक्रो टीचिंग, गिव एग्जांपल्स। अच्छा, माइक्रो टीचिंग जो है वो बेसिकली एक टेक्निक है जो कि टीचर्स को ट्रेन करने के लिए यूज़ की जाती है, किसी भी स्पेसिफिक स्किल में उनको ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और उसमें इसके 6 स्टेप्स होते हैं, मतलब प्लानिंग, प्रोग्रेस एंड फीडबैक, उसके बाद अगेन प्लानिंग, फिर टीचिंग, मतलब रीटीचिंग, और फिर फीडबैक। मतलब अगर हम कहें तो इसके 6 स्टेप्स इस तरह से होंगे कि जो फर्स्ट प्लानिंग है 36 मिनट्स में इनको डिवाइड करें तो जो फर्स्ट प्लानिंग है वो टीचर घर से करके आएगा, जो आपका मेंटोर होगा। उसके बाद वो आपको टीचिंग करेगा 6 मिनट्स तक। उसके बाद वो फीडबैक 6 मिनट तक होगा, और उसके बाद री प्लानिंग होगी 12 मिनट्स तक, फिर री टीचिंग होगी 6 मिनट तक, और एंड में फीडबैक फिर 6 मिनट्स तक होगा। तो इस तरह से आपके 36 मिनट्स जो हैं वो पूरे हो जाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 95, डिफाइन प्रैग्मेटिज्म। तो प्रैग्मेटिज्म की फिलॉसफी का एक ओवरव्यू दे देती हूँ आपको कि
अच्छा, मैं पहले एग्जांपल दे दूँ आपको माइक्रो टीचिंग की। मतलब आप अपने टीचर्स को ये सिखाना चाहते हैं कि विच टेक्निक्स दे कुड यूज़ इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन इन द क्लास, या फिर आप ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को कैसे डेवलप करना है आपने, या आपने ड्रॉप आउट को किस तरह से कम करना है, या इस तरह एक टॉपिक ले लिया जाएगा और उसको 36 मिनट्स में जो है अच्छे से टीचर्स को स्किल्स सिखा दी जाएगी। मतलब अगर ब्लैक बोर्ड के ऊपर वर्क करना सिखाया जा रहा है या ब्लैक बोर्ड को रेडी करना सिखाया जा रहा है टीचर को, तो वो एक ही 36 मिनट्स के सेशन में उनको सिखा दिया जाएगा। और जो माइक्रो टीचिंग है इसमें एक टेक्निक एक टाइम में सिखाई जाती है। ठीक हो गया। अब प्रैग्मेटिज्म की बात करें तो चार्ल्स सैंडर्स वाइज इसके प्रोपोनेंट हैं, इसके फाउंडर हैं, और ये एक जनरल फिलॉसफी है, और हम कह सकते हैं कि इसका स्लोगन है ट्रूथ इज़ दैट विच वर्क्स। ठीक हो गया। इसके दूसरे नाम यूटिलिटेरियनिज्म, एक्सपेरिमेंटलिज्म, इंस्ट्रूमेंटलिज्म और इस तरह से हैं। उसके अलावा 96 क्वेश्चन है व्हाट इज़ क्लासिकल कंडीशनिंग। तो क्लासिकल कंडीशनिंग जो है, जो डॉग पे किया था एक्सपेरिमेंट पेवलोव ने, आप वो पूरा एक्सपेरिमेंट सुना सकते हैं कि मतलब पेवलोव ने जो है पहले कंडीशनिंग से पहले दिखाया कि मतलब फूड दिखाई जाती थी डॉग को, और फिर उसके बाद वो सेलिब्रेशन करता था। फिर उसके बाद जब वो उसको फूड दिखाई जाती थी तो कंडीशनिंग करने के लिए साथ बेल भी बजा दी जाती थी। तो जब कंडीशनिंग ठीक तरह से हो गई, उसका नेचुरल रिस्पॉन्स जो है वो आर्टिफिशियल रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो गया, कंडीशन रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो गया। तो फिर जो है कंडीशनिंग के बाद अगर उसको फूड नहीं भी दिखाई जाती थी, जस्ट बेल बजा दी जाती थी, तो जो डॉग था वो सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देता था। तो आप कह सकते हैं। उसके अलावा आप वाटसन का की जो फेमस सेइंग है, जो कोट है, उसका भी हवाला दे सकते हैं कि वाटसन ने कहा था गिव मी अ डजन ऑफ हेल्दी इन्फेंट्स, आई ग्रेजुअली और आई randomly take anyone and change him into a specialist like doctor, liar, artist or a beggar, even that thief। मतलब मैं उसको चोर भी बना सकता हूँ थ्रू कंडीशनिंग। उन्होंने कहा था कि मैं माहौल को तब्दील करके, वाटसन ने कहा था, आप मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दें, ठीक है, और हेल्दी हों और छोटे बच्चे हों, ठीक है, मैं माहौल चेंज करके मैं दावे से कह सकता हूँ कि मैं उनको बना दूंगा, डॉक्टर भी बना सकता हूँ, मैं उनको लायर बना सकता हूँ, जो आप कहें बना दूंगा। बेशक आप आर्टिस्ट बनवाना चाहिए, इवन दैट अगर आप उसको फ़कीर या चोर बनवाना चाहते हैं तो आप उसको माहौल चेंज करके बना सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 97, एक्सप्लेन काजल कंपैरेटिव रिसर्च। अब जो काजल कंपैरेटिव रिसर्च है, ये असल में काज और इफ़ेक्ट का रिलेशनशिप है अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक फिनोमेना ऑफ पास्ट। मतलब इसमें पास्ट में किसी हो जाने वाले इवेंट का हम कंपैरिजन करते हैं काज और इफ़ेक्ट के थ्रू। ठीक हो गया। उसकी स्टडी करते हैं, डिटेल्ड रिसर्च करते हैं उस पर। और इसमें ये होता है कि जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो रिसर्चर होता है वो काज को मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन काजल कंपैरेटिव में वो एक रिसर्चर जो है वो जस्ट इस पे इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, लेकिन इसके जो वेरिएबल्स हैं उनको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। ठीक हो गया। इसकी एक डिटेल्ड मैंने वीडियो भी दी हुई है आपको रिसर्च की, जो मैंने टॉपिक पे वीडियो बनाई है, उसमें आपको इसकी डिटेल भी मिल जाएगी काजल कंपैरेटिव की रिसर्च की। अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट इज़ कंपैरेटिव एजुकेशन। अच्छा, कंपैरेटिव एजुकेशन जो है वो इतना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन लोग उसको मुश्किल बना देते हैं। असल में ये एक टेक्निक है जो कि एवल्यूएशन के लिए यूज़ की जाती है एजुकेशनल एजेंसीज़ की। मतलब एजुकेशनल एजेंसीज कौन सी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, एकेडमीज़। ठीक हो गया। इनका आपस में कंपैरिजन किया जाता है और फिर उसके बाद उनकी रैंकिंग कर दी जाती है। जैसे अगर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो जो मैपिंग होती है या MEAs की जो रिपोर्ट जाती है, तो मंथली हमारी रैंकिंग हो रही होती है ना डिस्ट्रिक्ट्स की, स्कूल्स की। एक डिस्ट्रिक्ट में स्कूल्स की अलग से हो रही होती है, सिटीज़ की अलग से हो रही होती है, और हमारे AEOs हमें डाटा भी सेंड कर रहे होते हैं। और अगर हम यूनिवर्सिटीज़ के एग्जांपल ले लें तो हम कहते हैं ना कि कहा जाता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो पाकिस्तान में नंबर 1 से कभी फॉल ही नहीं किया कम उसने। और इसी तरह डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट रैंकिंग्स हर साल इशू करता है हैक। तो जो ये रैंकिंग की जाती है वो असल में कंपैरेटिव एजुकेशन के थ्रू की जाती है। मतलब एजुकेशन की जितनी भी एजेंसीज़ हैं उनका आपस में एक कंपैरिजन किया जाता है, उनके प्रॉस एंड कॉन्स को देखा जाता है, उनके वर्क को देखा जाता है, और उसके बाद उनको रैंकिंग दे दी जाती है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं जी व्हाट इज़ जजमेंट। जजमेंट जो है इसको सिंपली हम कहेंगे इट इज़ द एबिलिटी टू मेक डिसीजंस। ठीक हो गया। हम प्रॉज एंड कॉन्स देखेंगे, हम हर तरह से उसको जज करेंगे, तमाम पहलुओं का जायज़ा लेंगे किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन का अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू। और
उसके बाद हम डिसीजन मेकिंग करेंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड जजमेंट। अब जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 100 है, एक्सप्लेन जेडपीडी एंड स्कैफोल्डिंग। जेडपीडी मीन्स जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये विगोस्की ने जो थ्योरी दी थी ये उसके हवाले से है। और जो विगोस्की हैं उन्होंने स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट लिया था ब्रूनर से, डिस्कवरी लर्निंग से, ब्रूनर की। ठीक हो गया। अब जो स्कैफोल्डिंग है ये स्पेसिफिकली एक हेल्प है जो कि एक एक्सपीरियंस बंदा देता है एक अनएक्सपीरियंस बंदे को, ताकि वो किसी स्पेसिफिक काम को कर सके। ठीक हो गया। और आहिस्ता आहिस्ता ये जो मदद होती है, ये हेल्प होती है, इसको कम करते करते ख़त्म कर दिया जाता है। मैं आपको एग्जांपल भी देती हूँ, पहले आप इनको समझ लें। और अगर जोन ऑफ डेवलपमेंट की बात करें, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात करें, तो ये मेन डिफरेंस है एक लर्नर की लर्निंग से पहले की कैपेसिटी और लर्निंग के बाद की कैपेसिटी का। ये है मेन जेडपीडी, मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अक्सर लोग ये समझते हैं कि बच्चा जो है जितना काम कर सकता है स्किलफुली, ये उसको कहते हैं। ऐसा नहीं है। मतलब ये मेन कंपैरिजन है एक लर्नर की लर्निंग से पहले की कंडीशन का और लर्निंग के बाद की कंडीशन का। मतलब जब उसको स्कैफोल्डिंग के बाद ट्रेंड कर दिया जाता है तो उसके बाद उसकी कंडीशन कैसी है। अब मैं इसको ना आपको इसकी डेली लाइफ एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आप ना कपड़े सिलाई सीखना चाहते हैं, फीमेल्स के लिए एग्जांपल दे रही हूँ। आपको कपड़े सीना नहीं आता, आपको जस्ट मशीन जो है वो चलानी आती है। ठीक है, आप सीधी जस्ट लाइंस लगा लेती हैं सिलाई की। ठीक हो गया। अब आपका जो MKO है, मतलब मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब जो आपको सिखा रहा है कपड़े सीना, वो आपकी मदर भी हो सकती हैं, कोई स्पेसिफिक टेलरस भी हो सकती हैं, वो कोई भी हो सकता है। मतलब जो आपको काम सिखा रहा है उसको हम मोर नॉलेजेबल अदर कहेंगे, और जो हेल्प वो आपकी करेगा उसको स्कैफोल्डिंग कहेंगे। ठीक हो गया। शुरू में ये होगा कि आपको सीधी लाइनें भी नहीं लगानी आएंगी, तो आपका जो MKO होगा वो आपको सीधी लाइन लगाना सिखाएगा। मतलब वो आपको न्यूज़पेपर दे सकता है, वो आपको मतलब कोई पीस ऑफ क्लॉथ प्रोवाइड कर सकती हैं, वो कुछ भी दे सकती हैं और आपसे कहेंगी कि जी सीधी सीधी लाइनें लगाना सीखो। फिर वो उसके बाद आपको आड़ी तिरछी लाइनें लगाना सिखाएंगी। उसके बाद वो आपको कटिंग से पहले मतलब स्टिचिंग सिखाएंगी, फिर एंड में वो आपको कटिंग देंगे। मतलब आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी जो हेल्प उनकी होगी उसकी क्वांटिटी को कम करते जाएंगी, उसकी क्वालिटी को कम करती जाएंगी कि आहिस्ता आहिस्ता आप इंडिपेंडेंटली वर्क करने के काबिल हो जाएं। ठीक हो गया। अब जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होगी ना आपकी, वो ये होगी कि आपने 1 माह पहले, जब आपको स्टिचिंग बिल्कुल नहीं आती थी, उससे पहले और 1 माह के बाद आपकी क्या प्रोग्रेस है। या अगर आपने स्टिचिंग सीख ली है तो स्टिचिंग सीखने से पहले आप कौन से दर्जे पे खड़े हुए थे और स्टिचिंग सीखने के बाद आपकी प्रोग्रेस क्या है। तो ये है जी जनाब असल में ZPD। रियल लाइफ एग्जांपल भी मैंने आपको दे दी। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।